तो फर्स्ट वाला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी फाइनेंस है अनबैंक्ड एरिया में उसको वहाँ पे पहुँचाना और जो भी कॉस्ट है फाइनेंस का उसको कम करना। ठीक है, बेसिकली स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं इनमें, ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो कि हैं ज़्यादातर। फिर इसके बाद में क्या है, इसमें बेनिफिशरीज कौन है, सिटीज़न हो जाएंगे जो कि बिज़नेस खोलना चाहते हैं अपना नॉन फार्म सेक्टर में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, ट्रेडिंग हो जाएगा, सर्विस सेक्टर हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक मिल सकता है। ठीक है, कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 और 10 लाख। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बैंक कौन कौन देगा, बैंक दे सकती है, NBFCs, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एलिजिबल जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जिसने मुद्रा लिमिटेड ने जिसको नोटिफाई किया है। ठीक है, तो मुद्रा बैंक जो है खुद वो रीफाइनेंस करेगी इन सबको, लास्ट माइल जो फाइनेंस वालों को, जैसे कि NBFCs हो जाएगी, सोसाइटीज होगी, ट्रस्ट हो जाएगा, सेक्शन 8 कंपनीज हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो जाएगा, स्मॉल बैंक हो जाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो जाएगा, RRBs हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, मुद्रा लिमिटेड, मुद्रा ने गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली और इसमें क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल इसका है 5,000 करोड़ और पेड अप कैपिटल है 1675 करोड़। ठीक है, RBI ने जो है 20,000 करोड़ दिया है फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक फॉर क्रिएटिंग रीफाइनेंस कॉर्पस फंड। ठीक है, अब 3 टाइप के लोन होते हैं इसमें। शिशु हो जाएगा 50 अप टू 50,000 तक, मतलब 0 से 50,000 तक। किशोर हो जाएगा 50,000 से 5 लाख। तरुण हो जाएगा 5 लाख से 10 लाख। ठीक है, एंड कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी इसमें, बट क्या हो जाएगा कि रिडक्शन हो जाएगा 25 बेसिक पॉइंट्स जो इंटरेस्ट रेट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन देंगे तब। ठीक है, तो और RBI ने बोला कि नॉट टू इंसिस्ट फॉर कोलेटरल इन केस ऑफ लोन अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड टू यूनिट इन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर। ठीक है, बाकी को कोलेटरल मांग सकते हैं। ठीक है, फिर अटल पेंशन योजना, तो बेसिकली क्या है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके कि फिक्स मिनिमम जो है मिलना चाहिए 60 के बाद में, डिपेंडिंग जितना भी कंट्रीब्यूशन है पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक, जितना भी कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली सारे इंडियंस जो हैं जिनका कि 18 से 40 ईयर है उसके बीच में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मेनली फोकस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सेंटर जो है 50% देगी टोटल कंट्रीब्यूशन का, या फिर 1,000 पर एनम, जो भी इनमें से कम है। मान लो किसी का मंथ ईयरली कंट्रीब्यूशन 2400 का 50% हो जाएगा 1200, तो 1200 में से और 1,000 में से कौन सा कम है, 1,000, तो 1,000 जो है गवर्नमेंट पे करेगी ईयरली 5 साल तक। ठीक है, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है इसको बिटवीन 1 जनवरी 2015 से जून 2015 से दिसंबर 31 15 का। ठीक है, और वो इंसान जो है वो किसी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम उसमें नहीं होना चाहिए, और ना ही वो इनकम टैक्स पे करे। और इसका बेसिकली फिक्स्ड मिनिमम है पेंशन 1,000 से 5,000 रुपये तक, और ये 60 साल के हो जाता है तब मिलेगा, डिपेंड करेगा जितना कंट्रीब्यूशन है। और इसने रिप्लेस किया स्वावलंबन स्कीम को। ठीक है, तो बेनिफिशरीज जो एग्ज़िट नहीं कर सकता बिफोर 60 से पहले, और मिनिमम पीरियड जो कंट्रीब्यूशन कम से कम 20 होना चाहिए, तभी तो ये 18 से 40 तक है। 40 के बाद में कोई इसमें एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, डेथ होने पे क्या है, स्पाउस को सेम अमाउंट मिलेगा, और अगर दोनों ही स्पाउस और ये हस्बैंड वाइफ हो जाते तो नॉमिनी जो भी है वो मिलेगा पेंशन वेल्थ जो भी है, क्योंकि 60 साल तक एक्यूमुलेट हुआ है उतना पेंशन वेल्थ मिल जाएगा। पेंशन नहीं मिलेगी पर वेल्थ मिल जाएगा। ठीक है, फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा कि हाँ, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हाँ फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है, सुरक्षा बीमा योजना, हाँ ये क्या है, 1 ईयर कवर मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, और इंश्योरेंस स्कीम है ये। ठीक है, और रिन्यूएबल हर साल हो सकती है। प्रोटेक्शन जो है अगेंस्ट डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, सुरक्षा बीमा योजना, कोई भी उसकी वजह से अगर डेथ हुई है तभी मिलेगा, अदरवाइज
नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या सिटीज़न और एनआरआई दोनों कर सकते हैं 18 से 70 साल तक के लिए, जिनका कि बैंक अकाउंट है वो। अब इसमें फीचर्स क्या हैं? प्रीमियम जो है वो 12 रुपये पर एनम हो जाएगा पर मेंबर, ठीक है। और रिस्क जो कवरेज होगा वो 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ के लिए परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, या फिर 1 लाख फॉर परमानेंट जो पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर इंडिविजुअल जो है वो जो इसमें एग्जिट करना चाहता है वो दोबारा से कर सकते हैं फ्यूचर में एनुअल प्रीमियम पे करके, ठीक है। तो ये इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई भी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसको एडमिनिस्टर करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने रिकवर किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ आम आदमी योजना विद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रोवाइड लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवरेज टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या होगा कि 1 साल के लिए 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ये रिन्यूएबल हर साल हो सकता है ये, ठीक है। और ये डेथ किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, पहले तो था एक्सीडेंट की वजह से, अब ये है जीवन ज्योति है ये, ठीक है। इसमें और डिसेबिलिटी नहीं है, ओनली डेथ वाले को ही मिलेगा। अब इसमें क्या है? सिटीज़न एनआरआई 18 से 50 साल तक वाले बेनिफिशियरी हैं इसमें। इसके बाद में क्या है? एनुअल रिन्यूएबल सब्जेक्ट बेनिफिट टिल 55 साल तक हो जाएगा। एंट्री जो नॉट पॉसिबल बियॉन्ड 50 के बाद में नहीं मिल पाएगा, 55 तक ये जो है मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? 2 लाख मिलेंगे डेथ होने पे, कोई भी रीज़न हो सकता है। एनुअल प्रीमियम जो है 330 रुपीज़ का होगा, ठीक है। और इसमें एडमिनिस्टर कौन करेगा? LIC या फिर कोई भी अदर इंडियन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। फिर प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना, इसमें क्या है? सोशल सिक्योरिटी मिलेगा ओल्ड एज वालों को, जिससे कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट इनकम में कुछ अनसर्टेनिटी आती है मार्केट कंडीशन की वजह से, अप डाउन होता है, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कौन कौन है बेनिफिशरीज? 60 एंड 60 से अबव। तो सीलियन फीचर्स क्या है इसमें कि ये जो पेंशन जो है मिलेगा बेस्ड ऑन गारंटी रेट ऑफ रिटर्न 8% 10 साल तक के लिए, मतलब 10 साल तक के लिए आपको जितना भी पे किया है उस पर 8% मिलेगा, ठीक है। मंथली बेसिस पे क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली, एनुअल, दोनों ये सब चारों ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या है? इसका जो पहले 7.5 लाख तक मैक्सिमम था इन्वेस्टमेंट, अब ये 15 लाख कर दिया है। और बेसिकली टाइम लिमिट भी इसका बढ़ा दिया है 4 मई 2018 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करेगा LIC करेगा। तो डिफरेंस जो हो जितना होगा बेसिकली रिटर्न जेनरेटेड बाय LIC एंड बेसिकली जो है 8% का जो कंपनसेट होगा सब्सिडी के थ्रू इसको मिलेगा LIC को, ठीक है, गवर्नमेंट देगी। अब इसमें क्या प्री मैच्योर एग्जिट भी अलाउड है ट्रीटमेंट के लिए या फिर क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस ऑफ सेल्फ या फिर स्पाउस के लिए, ठीक है। डेथ ऑफ पेंशनर में क्या हो रहेगा? ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म, मतलब 10 साल तक मिल रहा है तो उसके बीच में हो जाता है तो परचेज प्राइस विल बी रिफंडेड टू बेनिफिशियरी, उसमें लिखते हैं। तो परचेज प्राइस जो भी है वो उसको मिल जाएगा। फिर लोन फैसिलिटी जो है आफ्टर 3 साल के बाद में आप इस पर लोन भी उठा सकते हो। तो मैक्सिमम लोन जो है 75% ऑफ परचेज प्राइस का होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सारे हाउस होल्ड से है। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, एटलीस्ट 1 बेसिक बैंक होना चाहिए एवरी हाउस होल्ड में, कम से कम एक घर में एक हो तो, ठीक है, जिससे कि और फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए और क्रेडिट मिल जाए, इंश्योरेंस, रेमिटेंस, पेंशन फैसिलिटी, ये सब इन सब चीज़ों के लिए। फीचर्स क्या हैं इसके कि बैंक ब्रांच या फिर कि बेसिकली बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट या बैंक मित्र पे अकाउंट खोल सकते हैं। फोकस है कि कवरेज करने का है हाउस होल्ड को, ठीक है। पहले विलेज में था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हाउस होल्ड में होगा लेवल पे, ठीक है। अब ये क्या है? कवरेज ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया दोनों में ही होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो 10 साल से ऊपर है वो अपना ओपन सेविंग, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। स्पेशल बेनिफिट क्या होगा कि कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, जैसे कि 3,000 होता है अभी, इसमें कुछ नहीं है। लाइफ कवर जो है 30,000 का मिलेगा, डेथ ऑफ द बेनिफिशरी एंड फुलफिल कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी तभी जाके। और इसमें क्या है? गवर्नमेंट स्कीम जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इसमें पैसा आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट रेट 5,000 का है, 1 अकाउंट पर हाउस होल्ड, पूरे मान लो 6 लोग हैं
तो 6 को सभी को नहीं मिलेगा 5,000 का, एक ही को मिलेगा, ठीक है। प्रेफरेबली लेडी, आफ्टर ऑपरेशन कम से कम 6 महीने तक तो इसको चलाना चाहिए, उसके बाद में ही मिल पाएगा, यानी कि खोला और 5,000 का हो गया। फिर नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब इसमें क्या है, कंटिन्यू बियॉन्ड 2018 के बियॉन्ड भी चलेगा ये। फिर है इसमें जो ओवरड्राफ्ट है उसको बढ़ा दिया 10,000 तक। अभी क्या है कि 2,000 तक ओवरड्राफ्ट करने तो कोई कंडीशन नहीं चाहिए, 2,000 तक कर सकते हैं। फिर एज लिमिट जो है इसकी बेसिकली 18 से 65 साल तक कर दी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है फॉर न्यू रुपए कार्ड होल्डर भी रेस्ड 1 से 2 लाख तक कर दिया है, ठीक है, जिसने भी 2018 के बाद में ओपन किया उसको। फिर है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसमें क्या हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में प्रमोट करने का है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी 18 से ऊपर हैं एज लिमिट उन्हीं को होगा। और इसमें क्या है फैसिलिटीज, बैंक लोन मिलेगा 10 लाख से 1 करोड़ तक का, एटलीस्ट एक SC या फिर ST एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोअर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, SC ST दोनों और लगा दिया इसमें, दोनों ज़रूरी नहीं कि एंड हो, पर वुमेन को मिलना ही मिलना चाहिए। जैसे मालवीय नगर का कोई है तो उस ब्रांच में कम से कम इनको देना ही पड़ेगा। फिर है नॉन इंडिविजुअल बेसिस पे होता है तो एटलीस्ट 51% जो है शेयर होल्डिंग या फिर कंट्रोलिंग स्टेक या तो SC ST या फिर वुमेन इनके हों, ठीक है। बोरोअर जो है कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। और जो है ये सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो इनको कवर करेगा। और कम से कम 10% जो है प्रोजेक्ट का कॉस्ट वो खुद जो मतलब एंटरप्रेन्योर है वो बियर करेगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ बैंक फॉर दैट कैटेगरी रेटिंग कैटेगरी नॉट टू एक्सीड बेस रेट MCLR प्लस 3% टेन्योर प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद में बिसाइड से प्रीमियम प्राइमरी सिक्योरिटी लोन जो है कोलेटरल मांग सकता है ये। और गारंटी फॉर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, ठीक है, फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन जैसा भी बैंक डिसाइड करेगी। और बेसिकली 7 साल के अंदर देना पड़ेगा। और मैक्सिमम मैराटोरियम जो है 18 महीने तक का है। उसके बाद में रुपए डेबिट कार्ड जो इशू करेंगे इसमें। फिर है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसमें क्या है, गोल्ड जो है हाउस होल्ड के पास में या फिर इंस्टीट्यूशन के पास में उसको डिपॉजिट करने का है। फिर रिड्यूस करने का इम्पोर्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेक्टर है उसको फिलिप मिले। और गोल्ड अवेलेबल हो एज अ रॉ मटेरियल फॉर ऑन लोन फ्रॉम बैंक्स। अब फीचर्स क्या हैं इसके, जितना भी आइडल जो है गोल्ड वो डिपॉजिट कर दें और इंटरेस्ट मिलेगा रेंज 2.25 से 2.50, ठीक है। तो RBI ने बोला कि स्कीम नाउ भी अवेलेबल बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एंटिटी ओन्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट अवेल्ड बाय। अच्छा, तो मतलब ये भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई इंडिविजुअली करे, तो चैरिटी इंस्टीट्यूशन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट के सेंटर की एंटिटी वो भी कर सकती है अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड जॉइंट डिपॉजिटर, ठीक है। अब क्या है कि अब इसने 2 एग्जिस्टिंग स्कीम से उसको मॉडिफाई किया है, रिवैम्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम एंड जो है रिवैम्ड गोल्ड मेटल लोन स्कीम, इनको मॉडिफाई कर दिया। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो एक्सक्लूडिंग RRB इम्प्लीमेंट करेगा इस स्कीम को। RRB को छोड़ के जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो सारे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें मिनिमम कितना है, 30 ग्राम जो है रॉ गोल्ड बार में, कॉइन में, ज्वेलरी, उसमें स्टोन और अदर मेटल इंक्लूड नहीं होगा, सिल्वर या फिर कोई स्टोन, डायमंड वायमंड। नो मैक्सिमम लिमिट नहीं है डिपॉजिट की। उसके बाद में क्या है, और शॉर्ट टर्म है 1 से 3 साल तक का, मीडियम है 5 से 7 का और लॉन्ग टर्म है 12 से 15 साल का। सो मिनिमम टेन्योर इज़ 1 ईयर, ठीक है। सो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है ऑन शॉर्ट शैल बी डिनोमिनेटेड इन गोल्ड में, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो है विल बी डिनोमिनेटेड इन गोल्ड में। इसमें है शैल बी एंड विल बी का डिफरेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है जो इंडियन रुपये में कैलकुलेट होगा रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ द गोल्ड एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट।
उस टाइम पे जो वैल्यू था उस पे मिलेगा इंटरेस्ट। मान लो उस टाइम पे 20,000 का था तो 20,000 पे 8% मिल के जितना भी इन्होंने किया है उस पे मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द करंट बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट जो है बाय द गवर्नमेंट, जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में है, वो किस में से काटेंगे ये लोग? गोल्ड रिजर्व फंड में से काटेंगे। ठीक है, तो टैक्स एग्जेम्पशन जो है इंक्लूड एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, जो भी इंटरेस्ट एग्जाम टैक्स एग्जेम्पशन इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में कैपिटल गेन हो जाएगा ट्रेडिंग या फिर रिजम्पशन से, वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये रिड्यूस करने का डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड बाय शिफ्टिंग जो है बेसिकली 300 टन ऑफ फिजिकल बार एंड कॉइन्स परचेज एवरी ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट टू गोल्ड बॉन्ड्स में। तो इसमें क्या है कि इशू ऑन पेमेंट ऑफ रुपी एंड डिनोमिनेशन इन ग्राम, इसको बाद में देखते हैं।